आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में काफी बड़ा बदलाव लाने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गिफ्ट सिटी की, जिसका फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार की गिफ्ट सिटी जिसकी बहुत ज्यादा बात हो रही है, आपने भी किसी न किसी विज्ञापन में देखा होगा, म्यूचुअल फंड के किसी टीवी एडवर्टीजमेंट में देखा होगा, ये कितना जरूरी है इंडिया के लिए और क्या ये सिर्फ हाइप ही है। इस वीडियो में हम हर चीज को डिटेल में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझेंगे कि गिफ्ट सिटी आखिर क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसमें आपको निवेश करने के क्या मौके मिल सकते हैं, वो निवेश के मौकों में आपको निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और आखिरकार मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है ना। तो आइए ज्यादा देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए कि गिफ्ट सिटी आखिर आपके लिए क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ला रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये गिफ्ट सिटी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इसको भारत सरकार ने क्यों लॉन्च किया, है ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि जब भी किसी इंडियन इन्वेस्टर को या इंडियन कंपनी को इंडिया से बाहर इन्वेस्ट करना होता था, किसी अच्छे स्टॉक में या किसी कंपनी में स्टेक बाय करना होता था, तो उनको बहुत सारी कॉम्प्लायंस पूरी करनी पड़ती थी उस देश की, है ना। और होता क्या था कि हमारे यहाँ से पैसा बहुत बाहर भी जाता था, जिससे हमारी करेंसी में भी दबाव पड़ता था। और कहीं ना कहीं इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारे कॉम्प्लायंस के चलते इतना इजी नहीं था। मतलब आज की डेट में कुछ एप्स आ गई जिससे आप फॉरेन स्टॉक्स ले सकते हैं, बट कॉम्प्लायंस आज भी बहुत टफ है। आपको बैंक अकाउंट बाहर खुलवाना है कि नहीं खुलवा सकते हैं, बहुत सारे, मतलब अगर आपको बाहर इन्वेस्ट करके पैसा बाहर की करेंसी में रखना है तो आपके पास एक इंटरनेशनल अकाउंट होना चाहिए। मतलब ज्यादातर इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब दूसरी बात में बात करें, अगर इंडियन कंपनीज को बाहर से पैसा रेज करना होता था, उस केस में भी जो बाहरी कंपनीज होती हैं वो इंडिया में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने में उनको बहुत सारा कॉम्प्लायंस करना पड़ता था। अब होता क्या था कि वो कंपनीज या तो मॉरिशस के थ्रू या दुबई के थ्रू या सिंगापुर के थ्रू, इन रूट्स के मल्टीपल रूट्स के थ्रू इंडिया में कंपनी में इंडियन कंपनी से पैसा निवेश करती थी, इंडिया के स्टॉक्स लेती थी। अब इंडिया के प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि भाई इस चक्कर में कि आप आसानी से पैसा रेज नहीं कर पा रहे हैं या पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे बाहर, तो बहुत सारा पैसा और उस पैसे से जुड़ा हुआ ह्यूमन टैलेंट इंडिया से बाहर जा रहा था, है ना। दोनों ही केस में इंडिया का नुकसान। तो भारत सरकार ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस हब बनाया जाए इंडिया के ही अंदर, जिसमें इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए और इन सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन बनाया जाए, है ना। ऐसे ही जन्म हुआ गिफ्ट सिटी का, जो अहमदाबाद के आउटस्कर्ट्स में है। गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच में एक जगह है गिफ्ट सिटी, जहां पे इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज का एक बहुत अच्छा सेटअप भारत ने बनाना स्टार्ट कर दिया है। ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज रजिस्टर हो चुकी हैं, कई तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, जो काफी हद तक इंडियन इन्वेस्टर्स, यहां तक फॉरेन इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि ये गिफ्ट सिटी भारत सरकार ने बनाई क्यों, है ना। इसको जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या थी। देखिए, प्रॉब्लम थी दोनों तरह के इन्वेस्टर्स के लिए। एक तरफ जहां इंडियन इन्वेस्टर्स बड़ी आसानी से जो बाहर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हर देश का टैक्स रूल्स अलग हैं, कॉम्प्लायंस रूल्स अलग हैं, केवाईसी के रूल्स अलग हैं। तो बड़ी मुश्किल थी इंडियन कंपनीज को और इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स को इंडिया से बाहर ग्लोबल स्टॉक से पैसा लगाने में, है ना। लगा सकते हैं, कई माध्यम हैं, कई एप्स हैं, बट तरीके इतने आसान नहीं थे अभी तक, है ना। और दूसरे हाथ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इंडियन कंपनीज में पैसा लगाना चाहते थे, इंडियन स्टार्टअप बिजनेस में पैसा लगाना चाहते थे, उनको भी बहुत सारे कॉम्प्लायंसेस, टैक्सेशन का सामना करना पड़ता था। अब ऐसे में होता क्या था कि या तो वो मॉरिशस के थ्रू या दुबई के थ्रू या सिंगापुर के थ्रू अलग अलग रास्तों से इंडिया में इन्वेस्ट करते थे, जहां से कहीं ना कहीं इंडिया में क्योंकि पैसा इनडायरेक्टली आ रहा है तो इंडिया को नुकसान होता था उस चीज का, टैक्सेशन का भी। दूसरा, इस पैसे से जुड़ा हुआ ह्यूमन टैलेंट भी कहीं ना कहीं देश के बाहर जाता था। अब ऐसे केस में भारत सरकार ने देखा कि ये तो भाई दोनों तरफ से नुकसान है। एक तो इंडियन इन्वेस्टर्स आसानी से बाहर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ग्लोबली कई बार हमें जब पैसा या टैलेंट अट्रैक्ट करना है वो भी हम नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं जिस मात्रा में अट्रैक्ट कर सकते हैं। यहीं पे जन्म हुआ गिफ्ट सिटी का। गिफ्ट सिटी एक ऐसी जगह है जहां पे टैक्सेशन में बहुत ज्यादा छूट दी जा रही है, कॉम्प्लायंस बहुत ज्यादा इजी है, केवाईसी नॉर्म्स बहुत ज्यादा इजी हैं, जिससे ना कि सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स बल्कि इंडियन इन्वेस्टर जो बाहर निवेश करना चाहते हैं और फॉरेन इन्वेस्टर जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको एक ऐसा लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, एक ऐसी जगह मिले जहां उनका कॉम्प्लायंस बहुत ईजी हो, टैक्सेशन भी कम से कम नेग्लिजिबल हो, और यहाँ तक उनको केवाईसी करवा के अकाउंट खोलना भी बहुत इजी हो, और इसके साथ साथ उनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट चॉइसेस हो। तो आज की डेट में गिफ्ट सिटी में म्यूचुअल फंड्स भी हैं, पीएमएस भी हैं, एआईएफ्स भी हैं, ईटीएफ्स भी हैं, और आप डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं। मल्टीपल चॉइसेस हैं। जो लोग बाहर पैसा लगाना चाहते हैं देश के बाहर, उनके लिए भी, और जो बाहर से आके देश में इंडिया में पैसा लगाना चाहते हैं उनके पास भी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो कुछ साल पहले तक थी, गिफ्ट सिटी बहुत बेहतरीन तरीके से उसको सॉल्व कर रहा है। इसलिए लगता है कि अब सिंगापुर और दुबई की तर्ज पे गिफ्ट सिटी जो अहमदाबाद के आउटस्कर्ट्स में खुल गए, ये काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो आइए समझते हैं कि गिफ्ट सिटी में आखिरकार आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं।
तो सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट गोल को बहुत ज्यादा क्लियर कर लीजिए, है ना। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक्चुअली में आपको गिफ्ट सिटी में इन्वेस्ट करना क्यों, है ना। तो अगर आप गिफ्ट सिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के रिस्क समझते हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं बाहर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। एक तो कई सारे म्यूचुअल फंड्स अब स्कीम्स ला रहे हैं जहां पे आप उन स्कीम्स में इन्वेस्ट करके भी गिफ्ट सिटी में लिस्टेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके बाहर के ग्लोबल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे। यहां तक अगर आप एक आईएफएससी रजिस्टर्ड डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो उसके रास्ते से आप बाहर के ईटीएफ्स या ग्लोबल स्टॉक्स भी ले सकते हैं, है ना। इसके साथ साथ अगर आप एक एचएनआई इन्वेस्टर हैं और आपके पास 50 लाख 1 CR 2 CR जैसा बड़ा अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपके पास स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स के अलावा पीएमएस और एआईएफ, जिनको हम ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स बोलते हैं, उसके माध्यम से भी देश के बाहर पैसा इन्वेस्ट करने का ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आपका गोल क्या, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, जिससे आप चुन सकें कि आपको कौन सा ऑप्शन इनमें ज्यादा सूट करेगा, जिसके हिसाब से आप स्टेप्स 2 की तरफ मूव कर सकें। और स्टेप 2 है केवाईसी से रिलेटेड, कि आखिरकार आपको कहां पे केवाईसी करानी पड़ेगी। अब जैसे मैंने बोला आपको केवाईसी करानी पड़ेगी, तो केवाईसी में आपको चूज करना पड़ेगा कि आप किस ब्रोकर के थ्रू या किस वेल्थ मैनेजमेंट पार्टनर के थ्रू आप गिफ्ट सिटी में इन्वेस्ट कराना चाहते हो, है ना। उसके हिसाब से आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि जिस भी वेल्थ पार्टनर के साथ, जिस भी ब्रोकिंग कंपनी के साथ आप निवेश करना चाहते हैं, क्या वो आईएफएससी यानी गिफ्ट सिटी में रजिस्टर्ड है कि नहीं है, क्योंकि गिफ्ट सिटी का रेगुलेटर का नाम आईएफएससी है, उसके साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं है, वो आप चुन के अपनी केवाईसी उस ब्रोकर में रजिस्टर करा सकते हैं, सो दैट आपका अकाउंट ब्रोकर के साथ एक्टिव हो जाए। इसके साथ साथ आपको 3 तरह के अकाउंट्स भी खोलने पड़ेंगे। एक तो आपको बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा जो आईएफएससी रजिस्टर्ड हो, जिससे आप पैसा डाल सको, करेंसी में कन्वर्ट कर सको। इसके साथ साथ आपको एक आईएफएससी रजिस्टर्ड डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिसमें जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स लेंगे उसको होल्ड कर सकें लॉन्ग टर्म तक, जब तक आप होल्ड करना चाहें। और एक आईएफएससी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा, जिसमें आप कोई भी अगर ट्रेड करना चाहते हो स्टॉक्स में, ईटीएफ्स में, तो आप बड़े आराम से बाई सेल कर सको उस अकाउंट पे। चलो आइए समझते हैं कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने चाहिए इन सारी केवाईसी रिलेटेड, या जहां जहां आपका अकाउंट रजिस्टर करना है उसके रिलेटेड। तो बहुत आसान केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन है। आपको रेडी करना है अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कैंसिल चेक, फैट का डिक्लेरेशन जो कि आजकल केवाईसी के साथ रहता ही है, उस फॉर्म को भरना है। और इसके साथ साथ आखिरी में आपको फॉर्म A2 भी भरना है, जो एलआरएस के लिए समय यूज किया जाता है। ये फॉर्म आपके बैंक में जमा होता है जब भी आप करेंसी कन्वर्ट कराते हैं। अगर आपको एलआरएस नहीं मालूम है तो मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं। ये आरबीआई द्वारा एक स्कीम है जिसका फुल फॉर्म है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जहां पे आरबीआई कहता है कि हर एक भारतीय इन्वेस्टर प्रति साल, मतलब 1 साल में मात्र $2.5 लाख इंडिया से बाहर भेज के निवेश कर सकता है ना। अब वो $2.5 लाख जब आप बाहर भेजते हो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। बेशक वो बाहर आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए हो, या आपके ट्रैवल एंड टूरिज्म प्लान के लिए हो, या कोई फॉरेन मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हो आप, या फॉरेन में प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, और यहाँ तक अगर आप कभी फॉरेन में निवेश कर रहे हो, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ईटीएफ या किसी भी एआईएफ में, इन सब की लिमिट $2.5 लाख है जो आरबीआई ने की है। मतलब ये एक ऐसी लिमिट है जिसमें आपको आरबीआई से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर कभी आपको $2.5 लाख से ज्यादा निवेश करना पड़े तो उस समय आपको आरबीआई के साथ डॉक्यूमेंटेशन करके उनकी परमिशन लेनी पड़ती है ना। तो इस लिमिट को, $2.5 लाख की लिमिट को एलआरएस लिमिट बोलते हैं। तो फॉर्म A2 आपको भरना होता है, उसमें ये पता चल जाता है आरबीआई को, बैंक को, कि आप $2.5 लाख की लिमिट के अंदर ही जा रहे हैं। अगर उससे ऊपर जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा केवाईसी करनी पड़ेगी, आरबीआई के साथ परमिशन लेनी पड़ेगी कि आप ज्यादा पैसा इंडिया से बाहर भेज रहे हैं। एक बार आपकी केवाईसी से सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं तो कुछ टाइमलाइंस का आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली जो डीमैट अकाउंट या ये जो केवाईसी से रिलेटेड जितने भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स खुलते हैं उसमें लगभग 7 से 8 दिन का वर्किंग डेज का टाइम है उन अकाउंट को एक्टिव करने के लिए। और आईएफएससी का बैंक अकाउंट में जो आप ट्रांसफर करते हैं पैसा, वो भी लगभग 2 से 3 दिन के अंदर ट्रांसफर हो जाता है कन्वर्सी कन्वर्ट करके। एक बार पैसा आपका ट्रांसफर हो जाता है, सारे अकाउंट एक्टिव है, फिर आप चुन सकते हो कि आपको म्यूचुअल फंड्स के रास्ते इन्वेस्ट करना है, आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, या फिर आपको कोई बड़ा प्रोडक्ट लेना है एआईएफ वगैरह, कौन सा आपको लेना है जो आपके अकाउंट के थ्रू, या बड़े आराम से डिसाइड कर सकते हो। यहां तक कुछ इंडियन म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी लॉन्च होने जा रही हैं, एक आध लॉन्च हो चुकी है। मैं जानबूझ के नहीं ले रहा हूं एज अ डिस्क्लेमर कि आपको ऐसा ना लगे मैं कोई पर्टिकुलर स्कीम प्रमोट कर रहा हूं, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। बट अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन सी स्कीम्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं जिसमें निवेश करने के लिए आपको आईएफएससी रजिस्टर्ड डीमैट अकाउंट की भी जरूरत नहीं होगी। वो ऑलरेडी स्कीम्स ही गिफ्ट सिटी में रजिस्टर्ड है, आप आराम से अभी निवेश कर पाएंगे। तो ऐसे ऑप्शन भी अवेलेबल है। बट अगर आप आईएफएससी रजिस्टर्ड डीमैट अकाउंट्स के थ्रू डायरेक्टली ईटीएफ स्टॉक्स लेना चाहेंगे तो आप 2-3 दिन में पैसा ट्रांसफर करके फिर अपने हिसाब से चॉइस स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ बात का आपको और ख्याल रखना पड़ेगा कि हो
सकता है कि आपसे टीसीएस भी लिया जाए, क्योंकि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के भी कुछ नियम हैं। जब जब आप देश के बाहर पैसा भेजते हैं तो लिमिट्स हैं कि कितने पैसे पे आपको 5% और कितने पैसे पे 20% की टीसीएस कटता है ना, जो आपको ओवर एंड अबव देना पड़ता है। तो मान लीजिए 20 लाख निवेश कर रहे हैं तो आपको 20% का टीसीएस लगाया जा सकता है ना, 5 से 20% की लिमिट है। तो जितना लगेगा वो आप अपनी आईटीआर भरने के बाद उसको वापस से आप सेटल कर सकते हैं, है ना, उसको वापस से रिटर्न मंगवा सकते हैं आईटीआर के वक्त। तो इन बातों का भी ध्यान रखिएगा कि आपको कितना टीसीएस लगने वाला है वाइल इन्वेस्टिंग इन ग्लोबल स्टॉक्स थ्रू आईएफएससी रूट ऑल्सो। तो आइए अब समझते हैं कि आखिर गिफ्ट सिटी के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। नंबर 1 एडवांटेज है टैक्स बेनिफिट्स। जी हाँ, जब भी कोई इंडियन इन्वेस्टर देश के बाहर इन्वेस्ट करता है तो उसको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं। कैसे? कई देशों में जब आप उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी नहीं है ना, जिसको हम डीटीए भी बोलते हैं। अब ऐसा नहीं होने से आपको डबल टैक्सेशन पड़ सकता है कि आपने किसी देश के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, वहां पे भी आपने टैक्स दिया प्रॉफिट्स पे, और जब वो पैसा वापस इंडिया में लाए तो यहाँ पे भी आपकी इनकम में जुड़ गया, आपको टैक्स देना पड़ गया स्लैब के हिसाब से। ऐसे में आपके डबल टैक्सेशन की वजह से आपके प्रॉफिट में कमी आ सकती है। जबकि अगर आप गिफ्ट सिटी के थ्रू बाहर इन्वेस्ट करते हैं तो आप डबल टैक्सेशन से बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका पैसा गिफ्ट सिटी के थ्रू इन्वेस्ट होता है वो पैसा इंडिया में ही रहता है और इंडियन हब के थ्रू ही बाहर इन्वेस्ट किया जाता है। तो मतलब क्योंकि पैसा देश के अंदर रहता है, आपको सिर्फ बहुत सिंप्लीफाइड कैपिटल गेन टैक्स ही देना पड़ता है बीइंग एन इंडियन रेसिडेंट इन्वेस्टर। तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा बचता है। और यहाँ तक फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी ईज हो जाती है कि जब वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहें थ्रू गिफ्ट सिटी, तब भी उनके लिए बहुत अच्छा है एनआरआई या फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि वो भी इस तरह के डबल टैक्सेशन से बच जाते हैं, क्योंकि इंडिया उनसे कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करता। तो उनका जो कंट्री ऑफ रेसिडेंस होता है वहीं पे उनको अपने स्लैब्स के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। और जो लोग ऐसे कंट्रीज में रहते हैं जहां पे उनके पास कोई इनकम टैक्स नहीं लगता उन पे, जैसे यूएई हो गया या सिंगापुर हो गया या मलेशिया हो गया या कतर हो गया, उनके लिए तो और ही अच्छा है, क्योंकि ना उनको गिफ्ट सिटी में टैक्स देना पड़ेगा, ना ही उनके कंट्री ऑफ रेसिडेंस में कोई टैक्स पड़ता है। तो उनका प्योर प्रॉफिट, उनका मतलब जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट होता है उतना ही नेट प्रॉफिट हो जाता है, उन पर कोई टैक्स नहीं पड़ता। और यहाँ तक सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स नहीं, इसके अलावा जो छोटे छोटे टैक्स होते हैं जैसे कि एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या स्टैम्प ड्यूटी, इस तरह के छोटे छोटे ट्रांजैक्शन टैक्स भी आपको नहीं देने पड़ते, जो छोटी मोटी लीकेजेस को भी बंद करता है और कहीं ना कहीं आपके रिटर्न को बढ़ाता है। सेकंड बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन। भाई इंडियन इन्वेस्टर जो आज स्टॉक मार्केट इंडिया में पैसा लगा रहे हैं, आप देखो इंडियन स्टॉक मार्केट तो भरपूर है अपॉर्चुनिटीज के, बट इसके साथ साथ अब इंडियन मार्केट के अपॉर्चुनिटीज के थ्रू हमेशा सजेस्टेड रहता है, रिकमेंडेड रहता है कि आप देश के बाहर भी पैसा लगाएं, है ना। बहुत सारे अगर आप देखें इनोवेशंस, भले टेक्नोलॉजी के ऊपर हो रहे हो या अलग अलग सेक्टर्स में जो भी इनोवेशंस हो रहे हो, उसमें बाहर विदेश में भी कई लिस्टेड कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ग्लोबल एक्सपोजर और डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत अच्छा वैल्यू एड हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में, और गिफ्ट सिटी उसका एक बहुत अच्छा माध्यम है अगर आप बाहर पैसा लगाना चाहें। और इसी के लिए जो लोग इंडिया में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, क्योंकि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है अमंग इमर्जिंग इकॉनमीज, इवन मुझे लगता है कि इमर्जिंग और डेवलपिंग इकॉनमीज में भी अगर काउंट किया जाए तो इंडिया टॉप 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमीज में होगा। ऐसे केस में बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए, एनआरआईज के लिए, पीआईओज के लिए या फॉरेन नेशनल्स के लिए इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना के लिए भी गिफ्ट सिटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये एक जबरदस्त एडवांटेज है दोनों ही तरह के इन्वेस्टर्स के लिए। तीसरा एडवांटेज है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जिस तरह के सिंपल केवाईसी नॉर्म्स बनाए गए हैं, जिस तरह के सिंपल कॉम्प्लायंस रूल्स रखे गए हैं, इसके चलते इंडियन इन्वेस्टर्स एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए अकाउंट खोलना, उस अकाउंट में पैसा डालना, उसको निवेश करना, निवेश के बाद बेच के वापस अपने अकाउंट में रिपैट्रिएट करना, उसको यूज करना, ये काफी हद तक सिंपल कर दिया गया है। अब इसके कारण जब भी कोई चीज सिंपल हो जाती है तो उसमें लोग आसानी से निवेश कर पाते हैं और पैसे का यूज कर पाते हैं। तो सिंप्लिसिटी बहुत बड़ा बेनिफिट है, और गिफ्ट सिटी अपनी चीजों को इतना सिंपल बना रहा है जो इन्वेस्टर को बहुत फायदा, ना कि सिर्फ फायदा ही पहुंचाएगी, बहुत फायदा पहुंचाएगी, बट के साथ साथ उनको प्रेरित करेगी, मोटिवेट करेगी कि वो इसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाएं, और लॉन्ग टर्म में ये एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है आपके पोर्टफोलियो का। एक और बेनिफिट है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। गिफ्ट सिटी में हर दुनिया की हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा बैंक आके पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, रजिस्टर करना चाह रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े बैंक्स यूएस के भी, जैसे जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, या इंडिया के भी कई बड़ी बैंक्स लाइक आईसीसी, एचडीएफसी, कोटक, ये सब जाके आईएफएससी में अपने आप को जो गिफ्ट सिटी का रेगुलेटर है वहां पे रजिस्टर कर चुके हैं। और इसके साथ साथ मल्टीपल मोर देन 100+ ब्रोकिंग कंपनीज ने भी अपने आप को रजिस्टर कर दिया है, 50+ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज ने अपने आप को रजिस्टर कर दिया है।
तो आप सोचिए कि धीरे धीरे करके आपके पास बहुत सारी चॉइसेस बढ़ने वाली हैं कि आप किस बैंक के साथ, किस ब्रोकर के साथ, किस वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के साथ निवेश करके अपने पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहेंगे, अपनी वेल्थ को मैनेज करवाना चाहेंगे। तो ऑप्शंस बढ़ते जा रहे हैं और उसका मेन कारण है कि जिस तरह का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है जो कि अट्रैक्ट कर रहा है फॉरेन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स को कि आएं और गिफ्ट सिटी में अपना को रजिस्टर कराएं। और जितने बाहर की मल्टीनेशनल बैंक्स या वेल्थ मैनेजमेंट या ब्रोकिंग या म्यूचुअल फंड कंपनीज अपने आप को आके रजिस्टर कराएंगी, उतने ही ज्यादा ऑप्शंस इंडियन इन्वेस्टर्स को भी मिलेंगे चूज करने के कि आप किस म्यूचुअल फंड कंपनी के, भले ही वो बाहर की कंपनी हो, या किस बैंक में भले ही वो बाहर का हो, या किस वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट भले ही बाहर का हो, उसमें अपने पैसे को निवेश करना चाहेंगे। तो सोचिए जब आपके पास इतना बड़ा बुफे लग गया हो तो आपके लिए ही अच्छा है कि आप अपने सबसे सुटेबल प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। और आखिरकार जब ये इतना बड़ा एक्सपेंशन होगा, इतनी नई नई कंपनीज आएंगे, जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया में जॉब क्रिएशन भी लाएगा, लोकल इकोनॉमी ग्रोथ में भी हेल्प करेगा और नई नई अपॉर्चुनिटीज को लेंगी डायरेक्ट और अनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की। तो ये भी हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है, जो कहीं ना कहीं जाके इकोनॉमिक ग्रोथ में हमें हेल्प जरूर करेगा। बट जहाँ फायदे होते हैं वहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ नुकसान ना हो या कुछ चैलेंजेस ना हो या कुछ रिस्क ना हो, तो उसकी बात भी जरूर करेंगे। और सबसे बड़ा रिस्क है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, गिफ्ट सिटी हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं अभी ये डेवलपिंग फेज पे ही है ना। तो हो बहुत सारी चीजें रही हैं, काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, बट अभी पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुआ। और जब भी कोई भी चीज पूरे तरीके से डेवलप नहीं होती है, एक डेवलपमेंट जर्नी या फेज में हो रही है, तो वहां पे कई तरह के रिस्क हो जाते हैं कि क्या जिस तरह के हम सोच रहे हैं कि आने वाले सालों में गिफ्ट सिटी जो रूप लेगा, क्या ये रूप ले भी पाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में गवर्नमेंट चेंज होगी, नई गवर्नमेंट आएगी, वो अपने कुछ नॉर्म्स, अपने कुछ रूल्स निकाल के शायद गिफ्ट सिटी की ग्रोथ को उस तरीके से सपोर्ट ना करे। तो बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस के कारण भी गिफ्ट सिटी की स्पीड रुक सकती है। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि जो सपना लॉन्ग टर्म में अभी करंट इंडियन गवर्नमेंट ने देखा है, क्या आने वाले समय में वो कैरी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर हो जाता है तो नथिंग लाइक इट वुड बी रियली बेनिफिशियल फॉर इंडिया। और अगर नहीं हो पाता है तो एक वो रिस्क हमेशा रहेगा कि अगर डेवलपमेंट के बीच में कहीं ना कहीं रुकता है गिफ्ट सिटी का, तो ये कई सारी फॉरेन कंपनीज के लिए भी चैलेंजिंग हो सकता है। वो भी अपने आप को बीच में डी रजिस्टर करा सकती हैं और कहीं ना कहीं उससे कॉन्फिडेंस में भी कमी आ सकती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर, है ना, फॉरेन इन्वेस्टर्स के बीच, ग्लोबल इन्वेस्टर्स के बीच। तो ये देखना रहेगा कि लॉन्ग टर्म में ये कितना ग्रोथ फेज रहता है इसका। नंबर 2 चैलेंज है कि इसकी अवेयरनेस अभी भी बहुत कम है, भले ही इंडिया के अंदर हो या इंडिया के बाहर हो। सरकार और जो भी इंटरमीडिएट्स हैं लाइक म्यूचुअल फंड कंपनीज, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, जो IFSC है, जो गिफ्ट सिटी का रेगुलेटर है, बराबर रोड शोज कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, वेबिनार्स कर रहे हैं, लोगों को अवेयर करा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं अभी भी अवेयरनेस का लेवल देखा जाए तो गिफ्ट सिटी के बारे में एक कॉमन इन्वेस्टर को बहुत कम है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं चैलेंज है। अब ये रेगुलेटर का फर्ज बनता है और FSC के साथ जुड़े हुए जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं, चाहे वो बैंक्स हो, भले ही वो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हो, ब्रोकर्स हो, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो, इंश्योरेंस कंपनीज हो, सबका दायित्व है, सबकी जिम्मेदारी है कि वो इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे लोग को पता चले कि गिफ्ट सिटी में निवेश करने के क्या फायदे हो सकते हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज ला रहा है गिफ्ट सिटी उनके दरवाजे पे, और उनको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो जहां अवेयरनेस बढ़ेगी तो आई एम श्योर कि उससे बड़ी हेल्प होगी गिफ्ट सिटी को एक्सपैंड करने में और फटाफट डेवलपिंग से डेवलप्ड स्टेज में पहुंचने के लिए, जिससे सबका भला हो सके। तीसरा चैलेंज हो सकता है रेगुलेटर के द्वारा। भाई देखिए कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में कई बार देखा गया है कि रेगुलेटर जो है वो कई सारे चेंजेस लाता है, जिससे किसी भी इंडस्ट्री की या किसी भी सेक्टर की जो ग्रोथ स्पीड होती है ना, उसमें कई बार ब्रेक लगते हैं। अब बात करें सेबी की, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज या स्टॉक मार्केट को गवर्न करता है, सेबी भी कई बार ऐसे तरह के रूल्स लाता है इन्वेस्टर के भले के लिए या कुछ चेंज करने के लिए, या ग्लोबल स्टेज पे इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को, इंडियन इन्वेस्टमेंट सेक्टर को अपडेट रखने के लिए, जिससे कई बार स्पीड रुकती है, थमती है या बढ़ती है, घटती है ना। हाल ही में बात करें तो सेबी ने इंट्रोड्यूस किया था 2 साल पहले स्ट्रेस टेस्ट, जिसमें देखा गया था कि म्यूचुअल फंड कंपनीज कितनी काबिल हैं कि वो अगर उनके इन्वेस्टर्स वहां से पैसा निकालें तो कितने दिनों में लौटा पाएंगे वो, जिस वजह से मार्केट में थोड़ा करेक्शन देखने को मिला, थोड़ी वॉलिटिलिटी देखने को मिली। तो कई बार रेगुलेटर कई तरह के रूल्स लाता है जिससे बीच में थोड़े बहुत हर्डल्स आते हैं। तो अभी IFSC आगे चल के क्या क्या रेगुलेशन लाता है गिफ्ट सिटी को और बेटर बनाने के लिए, बट उसकी वजह से क्या हर्डल्स आते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, कितने जो पार्टनर्स हैं, इंटरमीडिएट्स हैं, वो कितना उस चीज से एग्री करके आगे कैरी करते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। तो रेगुलेटर का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और इंटरेस्टिंग के साथ साथ ये कहीं
ना कहीं रिस्की भी होगा देखने के लिए कि लॉन्ग टर्म स्टोरी कितनी इंटैक्ट रहती है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के द्वारा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क है विच इज करेंसी रिस्क। जब भी आप इंडिया से बाहर निवेश करते हैं या फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में निवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी जिस करेंसी में आप पैसा कमा रहे हैं उस करेंसी को कन्वर्ट करके किसी बाहर की करेंसी में आप निवेश करोगे, और फॉरेन इन्वेस्टर भी अपनी करेंसी को कन्वर्ट करके आईएनआर में इन्वेस्ट करेगा। अब चैलेंज क्या है कि हर इन्वेस्टर को देखना पड़ेगा कि आप जिस करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो करेंसी आपकी अपनी करेंसी के अगेंस्ट एप्रिशिएटिंग या डेप्रिशिएटिंग है। अब फिलहाल अगर मैं डॉलर और आईएनआर की बात करूं तो पिछले कुछ सालों में डॉलर ऑन एन एवरेज 4% हर साल एप्रिशिएट हुआ है, मतलब रुपए की वैल्यू गिरी है, डॉलर की वैल्यू बढ़ी है। तो यहाँ पे इंडियन इन्वेस्टर्स जो डॉलर में इन्वेस्ट करते आए हैं उनका तो फायदा हुआ है क्योंकि उनको वो एक्स्ट्रा माइलेज मिला है, बट कहीं ना कहीं और भी करेंसीज है जहां आप आईएफएससी के थ्रू इन्वेस्ट कर पाएंगे। और इनफैक्ट डॉलर भी अगर आगे चल के डॉलर गिरता है रुपए के कंपैरिजन में, चांसेस कुछ लोग कह रहे हैं इसकी चांसेस ज्यादा है, कुछ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, मिक्स्ड ओपिनियंस हैं। बट एज एन इन्वेस्टर आपको समझना है कि ये भी एक रिस्क है जिसको हम बोलते हैं करेंसी रिस्क, कि जिस करेंसी में आपका पैसा आखिरकार निवेश होगा अगर उसकी वैल्यू गिरती है तो भले ही आपके इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ने आपके पोर्टफोलियो ने 15% का रिटर्न दिया और करेंसी 5% नीचे आ गई तो आपके हाथ में 10% ही आएगा। तो ये भी आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना है कि आपको अपनी करेंसी कन्वर्ट करके किस करेंसी में इन्वेस्ट करना है जिससे आपका पैसा ग्रो तो करे इन्वेस्टमेंट के चलते, बट करेंसी भी ऐसी स्टेबल हो, अगर एप्रिशिएटिंग ना हो तो एटलीस्ट डेप्रिशिएटिंग ना हो, जिससे आपका ग्रॉस रिटर्न और नेट रिटर्न में ज्यादा फर्क ना आए। तो ध्यान रखिए, इसको भी अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये रिस्की हो सकता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। लास्ट में मैं अपना ओपिनियन दे देता हूं, जो मेरा अपना न्यूट्रल ओपिनियन है गिफ्ट सिटी के बारे में। आपने सब कुछ जान लिया कि गिफ्ट सिटी क्या है, गिफ्ट सिटी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आप गिफ्ट सिटी में कैसे निवेश कर सकते हैं, निवेश करने के बाद क्या अच्छाइयां या क्या बुराइयां, क्या प्लस पॉइंट्स या क्या रिस्क हो सकते हैं, सब कुछ आपने जान लिया। तो काफी हद तक तो आपने ओपिनियन बना लिया होगा। बट मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं अपना भी एक ओपिनियन दे दूं कि मेरे हिसाब से गिफ्ट सिटी एक बहुत अच्छा माध्यम है इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आप ये सारे रिस्क को समझते हैं, है ना। मगर इससे पहले आप गिफ्ट सिटी में इन्वेस्ट करें, अपने लिए कोई प्रोडक्ट चुने, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एक बार सलाह मशवरा जरूर करें, है ना। आप जब अपना सलाह मशवरा करेंगे तो आप अपने गोल्स के बारे में बात कर सकते हैं, आप अपने कैश फ्लोज के बारे में बात कर सकते हैं, आप अपनी रिस्क एपेटाइट के बारे में बात कर सकते हैं। जो ये सब बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोच के समझ के अगर आपको लगता है उसके बाद ही गिफ्ट सिटी अगर आपके गोल्स को सूट करता है तभी उसमें निवेश करिए। है गिफ्ट सिटी बहुत अच्छा माध्यम, बट आपके गोल्स सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपकी रिस्क एपेटाइट सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, आपके कैश फ्लोज किस मात्रा के आपके कैश फ्लोज हैं वो आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको गिफ्ट सिटी कंसिडर करना चाहिए, है ना। मेरे हिसाब से गिफ्ट सिटी बहुत अच्छा है क्योंकि आपको एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म दे रहा है कि जहां आप इंडिया नहीं, आप मल्टीपल इकोनॉमीज में, मल्टीपल स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, बट फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके ही ये सलाह लें, है ना। और भी अगर आप जानना चाहते हो कि गिफ्ट सिटी में अभी करंट कौन से प्रोडक्ट्स हैं तो आप हमें कमेंट करके, हमें लिख के हमसे पूछ सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है थ्रू आउट द वीडियो, तो आप कभी भी कॉन्टैक्ट करके हमसे 1-to-1 कॉल फिक्स करके पूरी सलाह मशवरा कर सकते हैं। ऑपुलेंस वेल्थ, जिसका मैं को फाउंडर है, हम लोग पिछले 12 साल से अपने क्लाइंट्स की हेल्प कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, उनके रिटायरमेंट प्लानिंग में, उनके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, उनके वेल्थ मैनेजमेंट में, और हेल्प कर रहे हैं कि उनके गोल्स समय से कंप्लीट हो। बेशक वो किसी भी तरह के प्रोडक्ट में इन्वेस्ट हो, वो म्यूचुअल फंड्स हो, वो इंश्योरेंस पॉलिसीज हो, वो डायरेक्ट स्टॉक्स हो, पीएमएस हो, एआईएफ हो, और अब गिफ्ट सिटी जैसा प्रोडक्ट भी हो, है ना। तो ध्यान रखें सारी बातों को और सोच समझ के ही निर्णय लें, और टिल देन कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।